Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As this is the second lecture of our CSIR NET lecture series. फर्स्ट लेक्चर का एक क्विक रिव्यू हम पहले कर लेते हैं. फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या किया था, और आप में से जिसने नहीं देखा पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, मैं रिकमेंड करूँगा. उसके बाद सेकंड लेक्चर देखें. तो फर्स्ट लेक्चर में हमने एक बेसिक क्लियर किया था. हमने सेल बायोलॉजी की सेकंड यूनिट स्टार्ट की है, सेल बायोलॉजी पोर्शन से, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में देखा था. सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में. एंड उसमें फिर हमने उसकी स्ट्रक्चर देखी. उसमें लिपिड्स की बायलेयर प्रेजेंट होती है. मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. एंड उसके बाद हमने आज हमने देखना था लिपिड्स पे फोकस करना था, मेन लिपिड टॉपिक पे. लिपिड को और डिटेल में हमने स्टडी करना था. एंड वन मोर थिंग, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया. उससे पहले भी कुछ मॉडल्स आए थे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ट्राइलैमिलर मॉडल्स. तो मॉडल विद देयर साइंटिस्ट एंड ईयर, किस ईयर में उसको डिस्कवर किया गया, दिया गया किस मॉडल को, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. यूनिट मेम्ब्रेन और जो भी पीछे मॉडल्स आए थे, राइट. ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए है. अगर इन केस मूड कर गया पेपर बनाने वाले का, तो हो सकता है दे दे ये भी. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में सिंगर निकोलसन ने दिया. उससे पहले जो भी मॉडल्स आए वो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे बताएंगे. तो आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर. आज ये छोटा पैकेट है, इस छोटे पैकेट पे बड़ा धमाका करेंगे. तो आज हमने स्टार्ट करना, लिपिड का स्टार्ट करना था. लिपिड की अगर हम बात करें तो लिपिड को हम तीन कैटेगरी में देख सकते हैं कि लिपिड्स जो होते हैं तीन तरीके के मेजर, अगर कैटेगरीज हम डिवाइड करना चाहें लिपिड की, तो एक होता है फॉस्फोलिपिड. आई होप ये दिख रही होगी राइटिंग स्क्रीन पे. फॉस्फोलिपिड, देन ग्लाइकोलिपिड एंड स्टीरोल्स. ठीक है, ये तीन टाइप के लिपिड्स होते हैं मेजरली हम डिवाइड करें तो. फॉस्फोलिपिड जो है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप है लिपिड के साथ, नाम से पता लग रहा है. फॉस्फोलिपिड आगे भी अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करना चाहें तो सब इसके आगे सब पार्ट्स बना सकते हैं. जैसे कि हम इसका ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड. तो ये दो मेजर क्लासेस. और इसमें फॉस्फोलिपिड में हम बात कर सकते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में ग्लिसरोल होता है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में स्फिंगोसिन प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये आप लिखते जाइएगा जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ साथ साथ में, और जो लिख रहा हूँ वो तो लिखना ही है. ग्लाइकोलिपिड की अगर बात करें तो ग्लाइकोलिपिड भी दिख रहा है. ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मीन्स लिपिड. तो इसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड है, राइट. और कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड इसमें प्रेजेंट होता है. कार्ब्स प्लस लिपिड लिख देता हूँ मैं इसको. कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड प्रेजेंट होता है ग्लाइकोलिपिड में. ग्लाइकोलिपिड को भी हम दो कह सकते हैं इसमें. सेरेब्रोसाइड वो होता है जिसमें सिंगल शुगर हो, मतलब शुगर जो है उसका एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो. और एक गैंग्लियोसाइड होता है, गैंग्लियोसाइड. एक हो गया सेरेब्रोसाइड जिसमें सिंगल शुगर होगा, गैंग्लियोसाइड जिसमें मैनी शुगर्स प्रेजेंट हो, मैनी शुगर्स. गॉट इट. तो ग्लाइकोलिपिड्स हो गया. स्टीरोल्स की अगर हम बात करें तो स्टीरोल्स में हमारे पास आता है कोलेस्ट्रॉल. सभी ने नाम सुना होगा कोलेस्ट्रॉल. तो कोलेस्ट्रॉल, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सिर्फ एनिमल्स में होता है ना, प्लांट्स में नहीं प्रेजेंट होता कोलेस्ट्रॉल. तो प्लांट्स में क्या होता है,
स्टीरोल, एज अ स्टीरोल प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। स्टीरोल की अगर बात करें प्लांट्स जो हैं इसमें एक तो यहाँ तो प्रेजेंट होगा सीतो स्टीरोल, ठीक है, या फिर इसमें प्रेजेंट हो सकता है स्टिग्मोस्टिरोल, ठीक है। तो ये स्टीरोल्स प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। एक और स्टीरोल में अगर हम बात करें तो याद आ रहा है, लिख देता हूँ, फंजाई जो है, फंजाई में प्रेजेंट कौन सा होता है, आर्गोस्टिरोल, आर्गोस्टिरोल प्रेजेंट होता है इन फंजाई, राइट। तो अगर आगे की बात करें तो यहाँ तक समझ में आ गया लिपिड्स का हमने क्लासिफिकेशन, काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन देखने की कोशिश की है हमने, किस टाइप से लिपिड्स कितने टाइप के क्या रहते हैं, ठीक है। अब आगे देखें अगर इसमें हम फोस्फोलिपिड को थोड़ा तवज्जो दे देते हैं, ये नंबर दिला देता है कई बार फोस्फोलिपिड कई पेपरों में, और ख़ास तौर पे CSIR में। फोस्फोलिपिड की अगर बात करें तो फोस्फोलिपिड में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं इसमें, 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन फोस्फोलिपिड। कौन कौन से, 1 2 3 और 4, 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिससे मिलकर फोस्फोलिपिड जो है वो बनता है। क्या होता है सबसे पहले, ग्लिसरॉल, अभी हमने देखा ग्लिसरोफोस्फोलिपिड, स्फिंगोफोस्फोलिपिड, ग्लिसरॉल होगा या फिर स्फिंगोसिन होगा, ग्लिसरॉल या फिर स्फिंगोसिन, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट एल्कोहल, एल्कोहल प्रेजेंट होता है फोस्फोलिपिड में। फोस्फेट ग्रुप, फोस्फो नाम बोल रहे हैं, फोस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है। और अगर बात करें तो फैटी एसिड, तो मेजर ये 4 कंपोनेंट्स हैं फोस्फोलिपिड के जिससे जिससे मिलकर फोस्फोलिपिड बनता है, ठीक है। तो ये चारों कंपोनेंट्स आपको पता हैं, लेकिन इस तरीके से लिखेंगे तो याद रहेंगे, पता होते हैं लेकिन एग्जाम में याद नहीं आता है कई बार, तो इसलिए अलग से लिख लीजिएगा। चाहे फोस्फोलिपिड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ग्लिसरॉल या स्फिंगोसिन होगा, एल्कोहल या फिर फोस्फेट होगा, और या फिर फैटी एसिड होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें भी, आपने ये सब नाम सुने होंगे। अब मान लीजिए मैं बात करता हूँ ग्लिसरोफोस्फोलिपिड की, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड। अब ग्लिसरोफोस्फोलिपिड है, इसमें इसका मतलब क्या है, ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, फोस्फो मतलब फोस्फेट प्रेजेंट है इसमें, है ना, और उसके साथ साथ में फैटी एसिड प्रेजेंट है, लिपिड मतलब फैटी एसिड प्रेजेंट है। चौथा कंपोनेंट क्या था, एल्कोहल। तो एल्कोहल जो होता है, मतलब इसमें 4 कंपोनेंट, इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं अभी तक कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। चौथा कंपोनेंट क्या था, एल्कोहल हमने लिखा था, एल्कोहल भी हो सकता है, उसकी जगह कुछ और भी हो सकते हैं उसके डेरिवेटिव्स या, है ना। तो उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ग्लिसरोफोस्फोलिपिड होता है। जैसे कि मान लीजिए एल्कोहल की जो सेरीन हो इसके साथ जुड़ा हो, तो क्या बोलते हैं हम इसको, फोस्फोटेडाइल सेरीन, फोस्फोटेडाइल सेरीन। मान लीजिए कोलिन जुड़ा हुआ है इन 3 कंपोनेंट के साथ, तो क्या बोलेंगे, फोस्फोटेडाइल
कोलिन। या फिर अल्कोहल जैसे कि बोल एथेनॉल एमीन जुड़ा हुआ है, मान लीजिए एथेनॉल एमीन, तो क्या कर देंगे, सेम वही फॉस्फेटेडाइल, फॉस्फेटेडाइल में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ पीटीडी, फॉस्फेटेडाइल क्या हो जाएगा, एथेनॉल एमीन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर सेरीन प्रेजेंट है तो इसको फॉस्फेटेडाइल सेरीन बोल देंगे, कोलिन प्रेजेंट है तो फॉस्फेटेडाइल कोलिन बोल देंगे, एथेनॉल एमीन प्रेजेंट है तो फॉस्फेटेडाइल एथेनॉल एमीन बोल देंगे। अगर इनोसिटोल प्रेजेंट है, इनओसिटोल, तो क्या बोल देंगे, फॉस्फेटेडाइल इनोसिटोल। आ गई बात समझ में। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को भी हम अलग अलग इसके साथ जो कंपोनेंट अटैच होंगे, अल्कोहल हो सकता है, कोलिन, सेरीन, इनोसिटोल, इनमें से जो भी ऐड है उसके हिसाब से इसका नोमेनक्लेचर हो जाता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें, ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हो गया, राइट। फॉस्फोलिपिड में हमने क्या पढ़ा था, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड मतलब इसमें ग्लिसरोल प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, लिपिड मतलब फैटी एसिड प्रेजेंट है, और चौथा कंपोनेंट जो भी ऐड होगा उस हिसाब से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की जगह स्फिंगोफॉस्फोलिपिड की बात करें, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड की अगर हम बात करते हैं, तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में आप एक ही नाम याद रखिए, मेन क्या है, स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, अब इसमें भी 3 कंपोनेंट्स ही हैं। अब आप पूछेंगे चौथा कंपोनेंट कौन सा ऐड हुआ, स्फिंगोमाइलिन, माइलिन हो गया क्या ऐड, माइलिन नहीं हुआ ऐड, इसमें भी कोलिन ही होता है, स्फिंगोमाइलिन में कोलिन ही प्रेजेंट होता है, फोर्थ कंपोनेंट जो होता है स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन जो है, एक स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है, ये न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम वगैरह में हेल्प करता है ये स्फिंगोमाइलिन जो होता है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका हो गया। अब अगर हम बात करें आगे इसकी, तो लिपिड में और डिस्क्राइब करें अगर, फॉस्फोलिपिड कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक मैं कंसेप्ट बेसिक सा समझा देता हूँ फॉर बेसिक क्लियरेंस, कि जैसे मैंने लिखा था ग्लाइकोलिपिड, ये हो सकता है आपको पता हो सकता है ना पता हो। ग्लाइकोलिपिड नाम सुना हुआ है, एक लिपोप्रोटीन भी सुना होगा, लिपोप्रोटीन, है ना, लिपोप्रोटीन नाम सुना होगा। मतलब ये किस तरीके से नोमेनक्लेचर इनका हुआ है ना। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ये ग्लाइको है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, और लिपिड है, इसमें लिपिड है, प्रोटीन है। अच्छा, अब ये कैसे पता लगता है कि प्रोटीन, पीछे लिखा है लिपोप्रोटीन आया है, आगे भी लिख सकते थे, है ना। तो बेसिक सा एक कंसेप्ट अगर मैं बात करूं, इससे क्वेश्चन एक बार आया हुआ है एक्चुअली में, कि जो पीछे लिखा होता है, जैसे मान लीजिए ग्लाइकोलिपिड है, तो ग्लाइकोलिपिड जो है इसमें लिपिड जो होगा वो लार्ज अमाउंट में होगा एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। लिपोप्रोटीन में प्रोटीन लार्ज अमाउंट में होगा। समझ रहे हैं आप, लिपोप्रोटीन में प्रोटीन लार्ज अमाउंट में होगा एज कंपेयर टू लिपिड, और ग्लाइकोलिपिड में लिपिड लार्ज अमाउंट में होगा एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन। ठीक है, एक बेसिक सा कंसेप्ट था जो समझाना मुझे ठीक लगा तो मैंने समझा दिया। ठीक है, अब आगे और लिपिड को लेकर चलते हैं। स्टीरोल के बारे में तो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है कि कोलेस्ट्रॉल होता है, और प्लांट्स में कौन सा जनरली पाया जाता है, सीटोस्टिरोल या फिर स्टिग्मोस्टिरोल पाया जाता है, राइट। अब लिपिड की अगर बात करें, फिर से लिपिड लिख देते हैं, आज लिपिड ही लिपिड कर देंगे एकदम, मतलब एकदम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देंगे, है ना। तो लिपिड भी 2 टाइप के होते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, सैचुरेटेड
या फिर दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। दोनों में फ़र्क क्या होता है? सैचुरेटेड मतलब सैचुरेटेड है, सैचुरेशन पे है और नहीं कुछ होगा। अनसैचुरेटेड मतलब जितना भी खाए कम ही लगता है, कि कैसा जानवर है, जितना खाए कम ही लगता है, ये वही है। तो सैचुरेटेड में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड में जो होते हैं डबल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं इन अनसैचुरेटेड, राइट। ये वैलेंसी आप पूरी कर ही लेंगे। तो इस तरीके से अनसैचुरेटेड वाले में क्या होते हैं? सिंगल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, जबकि सैचुरेटेड जो होते हैं उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या क्या बताता है इससे, है ना, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड के बारे में। तो ये आपको पता लग गया, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें ये अनसैचुरेटेड, ये सैचुरेशन नहीं होता, इसलिए डबल बॉन्ड भी आ जाता है। अब इसमें थोड़ा सा हम अगर देखने की कोशिश करें अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड के बारे में, अगर मैं बात करूं सैचुरेटेड एक तरफ और एक तरफ बात करूं अगर मैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो सैचुरेटेड के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं हमने देखा अभी। सबसे पहले इसमें कोई बेंडिंग नहीं होती, नो बेंडिंग, सिंगल बॉन्ड है, सीधा सीधा बस चलता ही रहता है चेन की तरह। इसमें क्या होता है? बेंडिंग होती है अनसैचुरेटेड में, बेंडिंग या फिर किंक बोल लीजिए। इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है क्योंकि, राइट। इसमें क्या होता है? बेंडिंग प्रेजेंट होती है अनसैचुरेटेड वाले में, है ना। अब जैसे बिल्कुल ये वैसा ही है, जैसे मैं सीधा खड़ा हूँ या फिर ऐसे खड़ा हूँ। सीधा खड़ा हूँ मतलब सैचुरेटेड हूँ, कोई भी मतलब बगल से बगल ऐसे खड़ा हो सकता है, मेरे साथ में आकर कोई और भी अगर कोई खड़ा होगा तो वो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा। अगर मैंने यूँ हूँ मैं, है ना, अगर मैं ऐसे ऐसे कोनी कर रखी है, तो इस तरीके से अगर मैंने कर रखी है तो बगल में कोई ऐसे आ नहीं सकता, उसके कोनी लगेगी, है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है अनसैचुरेटेड वाला। तो अनसैचुरेटेड वाले में किंक प्रेजेंट होता है, इसमें बेंडिंग कोई प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। आगे अगर कैरेक्टर की बात करें हम अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड के बारे में थोड़ा सा, तो सीधा बॉन्डिंग है, ठीक है। अनसैचुरेटेड वाले जो हैं सीधे हैं। अब सीधा आदमी जो होता है, जो सीधा आदमी होता है ना, वो जल्दी से गर्म नहीं होता, है ना। जो गर्म जल्दी हो जाता है वो सीधा नहीं होता, इतनी सी बात याद रखनी है। तो इसका क्या है? मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है सैचुरेटेड लिपिड्स का, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड लिपिड्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सीधा है ना, सीधे आदमी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज़ पे ही गुस्सा गुस्सा आएगा उसको, है ना। अब मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मेल्ट मतलब पिघलेगा नहीं, बहुत एकदम सख्त टाइप है, पिघलेगा नहीं। पिघलेगा नहीं तो इनकी जो फ्लूइडिटी होती है वो लो होती है। पिघलेगा नहीं तो फ्लूइडिटी लो होगी, ये जल्दी पिघल जा रहा है, हर किसी पे पिघल जा रहा है ना। आज तू नहीं तो कोई और सही, तो इसकी जो फ्लूइडिटी है वो हाई फ्लूइडिटी होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अनसैचुरेटेड के क्या, सैचुरेटेड में क्या होगा? किसी टाइप की बेंडिंग प्रेजेंट नहीं होती है लिपिड्स में, मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। फ्लूइडिटी की बात करें तो फ्लूइडिटी जो है इसकी लो होती है सैचुरेटेड वाले की, और हाई फ्लूइडिटी जो होती है इसकी अनसैचुरेटेड वाले की हाई फ्लूइडिटी होती है। इतना बात समझ में आ गया। अब अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं, इसमें अगर हम देखें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वाले में, तो सैचुरेटेड जो है, अच्छा अनसैचुरेटेड जो है इसमें केसेस और हो सकते हैं ना। इसको मैं रब कर देता हूँ, कैरेक्टर्स आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अनसैचुरेटेड वाले पे थोड़ा सा गौर फरमाएं अगर हम, तो अनसैचुरेटेड जो है सिस ट्रांस सुना होगा आपने, है ना। जिसमें डबल बॉन्ड है तो उसमें तो सिस ट्रांस कंडीशन भी बन सकती है। सिस क्या होता है और ट्रांस क्या होता है? सिस क्या होता है और
ट्रांस क्या होता है? अब मान लीजिए अनसैचुरेटेड वाले की बात करें, अगर अनसैचुरेटेड कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, अगर इसके ग्रुप एक ही तरफ हैं, इसको यूं कर दूं, दो टाइप का होता है अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, यहाँ तो हो सकता है सिस हो, यहाँ हो सकता है ट्रांस हो, है ना। सिस मतलब सेम सा, सिस सेम मतलब सेम साइड, अगर कंपोनेंट्स जो हैं कार्बन के वो सेम साइड पे प्रेजेंट है तो सिस। ट्रांस मतलब अपोजिट, राइट। समझने की कोशिश कर रहे हैं आप? मतलब सिस का मतलब ये हो गया और ट्रांस का मतलब ये हो गया। ट्रांस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है दो एलिमेंट्स, और सिस मतलब सेम ही डायरेक्शन में है। अच्छा, अब इसमें ये आप सोचिए कि सिस और ट्रांस अनसैचुरेटेड में सैचुरेटेड वाले से ज़्यादा बेंडिंग होती है, नो डाउट। अनसैचुरेटेड में भी सिस और ट्रांस है, इन दोनों में से ज़्यादा बेंडिंग किस में होगी, ये सोचिए आप। अनसैचुरेटेड वाले में सिस और ट्रांस जो है, इन दोनों में से ज़्यादा बेंडिंग जो है वो किस में प्रेजेंट होगी? इसमें सिस वाले में होगी ना। कैसे होगी? इसमें एक ही तरफ कंपोनेंट्स हैं, डबल बॉन्ड भी है, साथ में दो एलिमेंट्स, मतलब ये अपना ये और ये एक ही तरफ है, इसका अपोजिट है डायरेक्शन में, है ना। तो ये दूर है थोड़ा, फिर भी एज कंपेयर टू सिस ये स्टेबल है, फिर भी कहीं ना कहीं ट्रांस कंडीशन। तो इसमें जो होगा, अगर बात करें तो किंक जो है, अंग्रेजी का शब्द है, बोल दिया जाता है अच्छा लगता है, किंक जो है वो इजीली बन जाएगा, है ना। इसमें जो है नॉट इजी एज सिस, किंक इसमें भी बनेगा, अनसैचुरेटेड है लेकिन इसके इतना इजीली नहीं फॉर्म होगा इसमें किंक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। सिस और ट्रांस में से भी जो ज़्यादा अनस्टेबल, ज़्यादा किंक फॉर्मेशन जो करता है वो सिस होता है, और ट्रांस उसके बाद आता है, ठीक है। अभी हमने कैरेक्टर्स की स्टडी की थी, जिसमें आपने क्या मेल्टिंग पॉइंट और फ्लूइडिटी देखा था, है ना। अगर मैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखना चाहूँ तो कैसे होगा? मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो सैचुरेटेड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट अनसैचुरेटेड से ज़्यादा होता है, कम होता है? अनसैचुरेटेड क्या होगा? ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, किसका? सैचुरेटेड वाले का। वहीं पे अगर ये पहला के दूसरा केस, इसी को और इलेबोरेट कर दूं, अगर सैचुरेटेड जो है, सैचुरेशन वाला जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में किसका सबसे कम होगा मेल्टिंग पॉइंट? जो जितनी ज़्यादा बेंडिंग शो करेगा। इसका मतलब क्या है? सैचुरेशन वाले से कम मेल्टिंग पॉइंट होगा ट्रांस वाले का, उससे भी कम होगा सिस वाले का। आप बात समझ रहे हैं? मेल्टिंग पॉइंट का क्या सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट सैचुरेटेड लिपिड्स शो करेंगे, उसके बाद ट्रांस अनसैचुरेटेड वाले, और उसके बाद सिस अनसैचुरेटेड वाले लिपिड्स जो हैं। मेल्टिंग पॉइंट का ये वाला सीक्वेंस इसमें रहने वाला है। अच्छा, ये मेल्टिंग पॉइंट का होगा। अगर फ्लूइडिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा? साफ साफ दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? साइन उल्टे हो जाएंगे सारे के सारे, है ना। फ्लूइडिटी वाला क्या होता है? फ्लूइडिटी किसकी ज़्यादा थी? अनसैचुरेटेड वाले की। जो जितना ज़्यादा बेंडिंग या किंक शो करता है उतना ज़्यादा मतलब वो फ्लूइडिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो ये सब कुछ सेम ही रहेगा, सैचुरेशन, ट्रांस और सिस। साइन बस यूं हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट का क्या रहता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, और फ्लूइडिटी का क्या रहता है ना। यहाँ इतना हो गया। अब आगे अगर हम बात करें इसमें तो अच्छा, एक बेसिक सा कंसेप्ट है, अगर इसमें इसी में और देखें कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दूं, मान लो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मान लीजिए मैंने एक्सटर्नल हाई टेम्परेचर अप्लाई किया, हाई
टेम्परेचर अप्लाई किया तो क्या होगा हाई टेम्परेचर में? हाई टेम्परेचर होता है तो आदमी, अब जो मेटल है, क्या मेटल ध्यान में आए अगर आपके, उसके हिसाब से समझेंगे, दिमाग में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाई टेम्परेचर पे मेटल क्या करेगा? पिघलेगा या और सॉलिड हो जाएगा? पिघलेगा। तो हाई टेम्परेचर पे कुछ भी हो पिघलता है ना। तो हाई टेम्परेचर पे पिघलेगा मतलब फ्लूइडिटी जो होती है हाई टेम्परेचर पे वो इंक्रीज होती है। क्या होती है? फ्लूइडिटी। हाई टेम्परेचर अगर हम अप्लाई करें तो फ्लूइडिटी इंक्रीज होती है, राइट। फ्लूइडिटी इंक्रीज होती है। इसको क्या मैं यूं कह सकता हूं कि क्या इंक्रीज हो रहा है? अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। वहीं पे अगर मैं लो टेम्परेचर की बात करूं तो लो टेम्परेचर में फ्लूइडिटी जो होती है जम जाएगा आदमी, तो कम हो जाएगी फ्लूइडिटी सॉरी कम हो जाएगी। तीर पे तीर चलाए जा रहा हूँ। तो फ्लूइडिटी जो है वो कम हो जाएगी, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि सैचुरेशन क्या होगा? सैचुरेशन क्या होगा? सैचुरेशन बढ़ेगा। सैचुरेशन बढ़ रहा है तभी तो फ्लूइडिटी कम हो रही है। सैचुरेटेड वाले में फ्लूइडिटी कम थी ना, है ना। इस कंडीशन में क्या चीज़ हमें करनी चाहिए? अनसैचुरेशन बढ़ रहा है, मेंटेन करने के लिए मान लीजिए किसी सेल की फ्लूइडिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, पिघले जा रहा है। अब सब पिघल जाएगा तो फिर क्या ही बचेगा? अनसैचुरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं? सैचुरेशन देते हैं, सैचुरेटेड लिपिड्स अप्लाई करते हैं। आ रही बात समझ में? और इस केस में फिर क्या करेंगे? अनसैचुरेटेड वाले अप्लाई करेंगे स्टेबिलिटी के लिए, होम्योस्टेसिस के लिए। आ रही बात समझ में? सैचुरेशन इंक्रीज हो रहा है ना, तो अनसैचुरेटेड लिपिड्स अप्लाई करेंगे हम। आ रही बात समझ में? सर्दी में घी खाना चाहिए। सर्दी ठंड पड़ रही है, क्या हो रहा है ठंड में? क्या हो रहा है ठंड में? फ्लूइडिटी कम हो रही है, ठीक है। फ्लूइडिटी कम हो रही है मतलब सैचुरेशन बढ़ रहा है, तो अनसैचुरेटेड फैट्स खाने चाहिए। आ रही बात समझ में? तो ये मतलब समझाने का ऐसे मैं बता रहा हूँ। तो फ्लूइडिटी जो है वो कम होगी, तो उसको बढ़ाने के लिए, स्टेबल करने के लिए अनसैचुरेटेड हम अप्लाई करेंगे। और अगर सेल में फ्लूइडिटी जब बढ़ रही है तो सैचुरेटेड अप्लाई कर देंगे। यहाँ तक मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो आगे हम और देखते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। कोई भी आपको अगर फिर भी डाउट रह जाए किसी भी कंसेप्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये कहने की फॉर्मेलिटी है, मैं कह दे रहा हूँ, डाउट लाना मत वैसे, और नहीं भी कहता तो आप कर ही देते। तो इतना हो गया लिपिड के बारे में। तो लिपिड की अभी चर्चा ख़त्म नहीं कर रहे हम। अच्छा, अगर इसी में और हम एक्सटेंड करना चाहें, कोलेस्ट्रॉल की भाषा में अगर मैं बोलूँ, कोलेस्ट्रॉल तो आम भाषा में हम सुनते रहते हैं वर्ड, है ना। कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल की अगर मैं बात करूं तो कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ेगा, मतलब कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तो फ्लूइडिटी पे क्या इफ़ेक्ट होगा? बढ़ेगी या घटेगी? और कोलेस्ट्रॉल अगर लो है मान लो, तो फ्लूइडिटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है? बता दीजिए आप। कोलेस्ट्रॉल हाई है तो ऐसा कहते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल हाई है, पंपिंग धीरे हो गई है, तो फ्लूइडिटी जो होती है वो कम हो जाती है कोलेस्ट्रॉल हाई पे। और इस पे क्या हो जाती है? लो पे। कोलेस्ट्रॉल लो मतलब अगर प्रॉपर है तो हाई रहेगी फ्लूइडिटी, राइट। और मतलब बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाएगा फिर तो पानी की तरह बहेगा सब कुछ। तो लो कोलेस्ट्रॉल अमाउंट अगर है तो फ्लूइडिटी हाई रहेगी, और अगर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट हाई है तो फ्लूइडिटी लो रहेगी, ठीक है। अब इतना अगर हमें समझ में आ गया तो आगे अगर मैं बात करूं, अच्छा, लिपिड बायलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना। लिपिड जो होती है वो बायलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है।
इन बायलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है लिपिड मॉलिक्यूल, राइट। तो अगर आगे उससे बात करें हम, तो परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें बायलेयर में से, मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पीएम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रधानमंत्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, अगर मैं लो परमिएबिलिटी टू हाई परमिएबिलिटी की बात करूं, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन गैसेस जो होती हैं उन्हें बड़े आसान से आओ जाओ कोई रोक टोक नहीं है उनके लिए, मतलब एकदम खुले दरबार हैं। गैसेस के लिए हाई परमिएबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। गैसेस में कुछ भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी गैसेस के बाद बात करें तो वाटर, उसके बाद अगर बात करें तो क्या कह सकते हैं हम, हैवी मॉलिक्यूल्स लाइक कुछ भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और लास्ट में अगर बात करें तो चार्ज मॉलिक्यूल्स है ना, चार्ज आयंस या मॉलिक्यूल्स, चार्ज आयंस है ना, सोडियम या पोटेशियम, एनीथिंग एल्स, तो ये सब हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हाई परमिएबिलिटी किसकी होती है, हाई परमिएबिलिटी गैसेस की, देन वाटर, देन हैवी मॉलिक्यूल्स, देन चार्ज आयंस, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से आप देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन कई बार आ चुका है, गेट में आ चुका है, डीबीटी में भी आ चुका है, सीएसआईआर में भी आ चुका है। तो गैसेस जो होती है वो सबसे ज़्यादा हाई परमिएबिलिटी रहती है। परमिएबिलिटी की बात करें तो गैसेस सबसे हाई परमिएबिलिटी, देन वाटर, उसके बाद हैवी मॉलिक्यूल्स एंड लास्ट में चार्ज मॉलिक्यूल्स। ये परमिएबिलिटी का सीक्वेंस रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो ये सब हमने आज लिपिड के बारे में देखा, काफ़ी कैरेक्टर्स देखे लिपिड के। अभी लिपिड को और स्टडी करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, वरना लेंदी हो जाएगा ज़्यादा लेक्चर। तो लिपिड के अब हम देखेंगे कि लिपिड्स जो हैं, आपको पता होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये टर्म्स आप ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनामिक नेचर की होती है, असिमेट्रिक होती है, फ्लूइड होती है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सब कैरेक्टर कैसे शो करती है, क्योंकि उसके जो लिपिड बायलेयर्स, लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट्स शो करते हैं, डायनामिक होते हैं। तो कितने टाइप की मूवमेंट्स लिपिड्स शो करते हैं वो सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें हम रोटेशनल मूवमेंट, लिपिड राफ्ट्स कैसे बनते हैं ये भी देखेंगे, एंड ट्रांसलोकेशन मूवमेंट्स, फ्लिप मूवमेंट, फ्लोप मूवमेंट, ये सब देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, कंटिन्यू करेंगे। और आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा अच्छे से, और तो आ गया हो तो लाइक कीजिएगा, और ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।